अरे यार, थर्ड चैप्टर की लास्ट वीडियो आज अप्रेजल ऑफ एलपीजी, यानी एलपीजी के बारे में पूरी तरीके से क्या करना, चेक करना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या क्या बेनिफिट हुए या क्या क्या नुकसान हुए। तो सबसे पहले हम फेवर में बात करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की फेवर में बात करेंगे क्या कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा सपना था, हमारा ख्वाब था कि अपने देश की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को करना, बढ़ाना, वो कहीं हद तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किया। 1980 और 91 के बीच में 5.6% की ग्रोथ थी, जो कि बढ़कर 2017-18 में कितनी हो गई, 6.7%। यस, इकोनॉमिक रिफॉर्म से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशों से जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट थी, वो 90 और 91 में कितनी थी, 100 मिलियन, जो कि बढ़कर कितनी हो गई, 30 बिलियन हो गई 2017-18 में। और भाई, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा तभी तो फॉरेन रिजर्व आएंगे। यानी इंटरनेशनल ट्रेड जब हम कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन जब आया था, तो उसमें हमारे फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज हुए थे। लगभग ये 2017-18 तक, 18-19 तक इवन, यानी प्रेजेंट में इसका जो लास्ट जो हमारा डाटा है 2017 का, उसमें 443 बिलियन तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुआ। और राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ गया। इसका मतलब हम सेल्फ रिलायंस होने लगे, धीरे धीरे आत्मनिर्भर, और दूसरों को भी सेल करने लगे क्या, गुड्स। और कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन, हमने इन एलपीजी की मदद से अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे थे। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने बढ़ाया, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आया। प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हुआ और पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हुआ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत ही धीरे थी, धीमी गति से पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की उस वक्त में। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का रोल हमने क्या किया, बढ़ाया। क्रिटिसाइज, अगर हम बात करें इनकी कि क्रिटिसिज्म की, इसके अनफेवर की, यानी इसके डिसएडवांटेज की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब तुम कहोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म से तब भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट आया, जितनी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी, जितना पैसा हमने इसके ऊपर खर्च किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, उतना हमें इससे फायदा नहीं मिला। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यानी सफिशिएंट तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, स्टिल हमारे देश की बेरोजगारी बढ़ रही थी। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इस पूरी वीडियोस, पूरे चैप्टर की वीडियोस में कहीं भी एग्रीकल्चर का नाम सुना आपने, नहीं सुना। इन्होंने एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर हमारा देश पूरी तरीके से डिपेंड करता है, पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। उसके बारे में कहीं भी इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया और सब्सिडीज को भी हटा दिया। जो सब्सिडीज 5 ईयर प्लान में थी, उस सब्सिडीज को भी खत्म कर दिया। सब्सिडीज अच्छी बात नहीं होती भाई, है ना। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कुछ कमियां थी। और क्या कमियां थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी उस हिसाब से कम थी, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इनइफेक्टिव थी, इतना ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ा कि हमने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर की हो या अपनी कोई एसेट सेल की हो तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं हुआ। और इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी का मतलब हमारा तरीका टैक्स लेने का वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा सिस्टम नहीं था। प्राइड ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी हम उपभोक्ता को ही लेकर चल रहे थे कि उपभोक्ता भगवान होता है। लेकिन सच बताऊं, अगर देश को चलाना है तो हमें प्रोड्यूसर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में दोनों जरूरी है, मार्केट के लिए कंज्यूमर्स भी और प्रोड्यूसर्स भी। नेक्स्ट, उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ बैलेंस नहीं थी, अमीर अमीर और गरीब गरीब, यानी ग्रोथ हो रही थी, बट वो ग्रोथ किसकी वजह से, जो थोड़े से हाई क्लास के लोग थे वो अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो डाउन हो रहे थे।
तो ग्रोथ हो रही थी, जीडीपी भी बढ़ रही थी, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही थी, बट जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं, और वो बढ़ भी जहां बढ़ रही थी वो कहां किसको सबसे ज्यादा मिल रहा था, जो ऑलरेडी रिच है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट से फेवर और अनफेवरेबल। गेटिंग माई पॉइंट। अब नेक्स्ट, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी 8 नवंबर, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, यानी 8 नवंबर 2016 को मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया डिसीजन कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, क्योंकि 86% कैश सप्लाई इन्हीं नोटों की है। तो हम इसको आज से बंद कर देंगे, आज से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। अब देखते हैं डिसीजन क्यों लिया गया और क्या ये बेनिफिशियल था हमारे देश के लिए, देखते हैं। इसका एम क्या था, इस जो रूल था इसका एम क्या था। एम ये था कि देश के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था, बढ़ गया था, उस करप्शन को जड़ से खत्म करना था। और एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, जिन्होंने घर में, तिजोरियों में, तकियों में, गद्दों में, ठीक है ना, पैसा छुपा के रखा था, वो सारा पैसा निकालना था बाहर। जिन्होंने 500,000 के नोट छुपा रखे थे, भाई लेकर आओ। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इसके क्या क्या फीचर्स अब देखो पता चलेंगे। एक तो भाई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी अब सारे लोग बैंकों में पैसा लेकर आएंगे और यार 500,000 के नोट मेरे तो इतने रखे हैं, अब वो बैंक में लाएंगे तो जाहिर सी बात है टैक्स देना पड़ेगा रे बाबा। पता चल गया, बहुत छुपा लिए बहुत दिनों तक अपने घर में, अब बैंक में लेकर आ रहे हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स इवेजन, अब जब भाई हमें पता चल गया कि इतना पैसा है मार्केट में, इतने पास, इतने लोगों के पास है जो कि बैंक में जमा कर रहे हैं, तो टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। नॉट पॉसिबल टू क्रिएट कैशलेस इकोनॉमी। ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ रहती है। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कि हम कैश की बात नहीं करते, जो भी करते हैं ऑनलाइन, और चल भी रहा है, गूगल पे, ये पे, हमारा पे, तुम्हारा पे, ये सब क्या है, ये सब डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे देश में चलन में आए हैं। तो टू क्रिएट लेस कैश इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी, इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्या क्या इफेक्ट पड़े भाई, कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गई, अच्छी बात है वरना चोरी हो जाती है। इंक्रीज बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट होने लगा और उस सेविंग को इस्तेमाल करने लगा बैंक लोगों को लोन देकर। इंक्रीज फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग में अब लोग जमा करने लग गए, सुधर गए, लाइन पर आ गए। रियल एस्टेट गिर गए प्राइस, वरना हर कोई क्या है, इधर से पैसा अपने ब्लैक मनी को इधर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस डिसीजन के बाद रियल एस्टेट के प्राइस क्या हो गया, गिर गए। अब गरीब भी क्या कर सकता है, मकान खरीद सकता है। टैक्स कलेक्शन, हमारे देश का इनकम टैक्स बहुत बढ़ गया भाई, सबको देना पड़ रहा है ना, क्या करे, बैंक में पैसा जमा करना पड़ रहा है। पब्लिक सेक्टर वेल्थ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा पब्लिक की वेल्थ पर। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन, यानी जो पर्सनली वेल्थ थी, इतनी इतनी सारी प्रॉपर्टीज ले रखी थी, धीरे धीरे कम हो गई। अब ये मैंने आपको बता दिया, हमारे देश में डिजिटलाइजेशन आ गया। अब क्या था, रुपए कार्ड यानी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा भाई, एनेबल हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब हमारे देश में हर अकाउंट आधार कार्ड से सब कुछ, हर चीज मतलब पता चल जाएगा कि आपके कितने अकाउंट चल रहे हैं आधार कार्ड से, क्योंकि हर एक चीज को लिंक करके किया गया, उसको मेन सोर्स माना गया। तो ये कहानी थी डीमोनेटाइजेशन की। अब हम बात करेंगे एक और डिसीजन, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या था भाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, ये सब पता नहीं कितने सारे टैक्स थे, सबको मिलाकर फेंका और एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया, एक डिसीजन और लेकर आए। इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को ये क्या है, पास किया बिल को, और
ये एक्ट जो काम में आया वो लाया 1 जुलाई 2017 को। इसमें वन नेशन वन टैक्स ये नारा था, एक देश और एक तरह का टैक्स लगेगा। इसमें हमने 17 इंडायरेक्ट टैक्स को 17 इंडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया जीएसटी में। रिड्यूस टैक्स बर्डन, अब आपका टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। किससे? टैक्स का बर्डन टैक्स से रिड्यूस करा। और इंप्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तरीके से आप टैक्स पे करोगे भाई, आप सिस्टमैटिक तरीके से। बूस्ट टैक्स रिवेन्यूज, अपने देश की टैक्स रिवेन्यू को बढ़ाया, क्योंकि हमारे देश में एक मोटा खासा पैसा अपने देश के लिए आता टैक्स का, जिससे हम गरीबों के ऊपर क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, जीएसटी के 3 तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और एसजीएसटी क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड, जो कि दोनों को मिलाकर बनता है जी। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिलाकर बनता है। अब इसके फायदे ओवरऑल टैक्स बर्डन कम कर दिया, क्योंकि एक ही टैक्स लेकर आ गए, इतना सारा यहां दो वहां दो, उसका टैक्स दो उसका टैक्स दो, एक ही कर दिया। नो हिडन टैक्सेस, कोई अब छुपन छुपाई खत्म, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, हर कोई क्या है, टैक्स की बात करने लगा है भाई, टैक्स की बात करने लगा है। एक मतलब एक सिस्टम बना दिया देश में, और टैक्स को इतना आसान कर दिया मार्केट के अंदर, इतना इजी कर दिया, नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मार्केट में टैक्स को क्या है, बड़ा आसान कर दिया, ठीक है। नेशनल मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बड़ा आसान हो गया टैक्स। हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, अब हमारे देश में डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो कंजप्शन या सेविंग के लिए रखी जाती है, वो लोगों की बढ़ गई भाई, क्योंकि टैक्स का बर्डन कम हो गया, तो अब उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा कंजप्शन के लिए या सेविंग के लिए, क्योंकि टैक्स कम जा रहा है। टैक्स ज्यादा जा रहा था तो फिर बचता ही कुछ नहीं था। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे ऊपर, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं गुड्स बनाता हूं, और मेरे ऊपर 500 का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, लेकिन मैं 500 रुपए पे नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर, क्योंकि मैं फर्म ए से रॉ मटेरियल लिया कितने का, 80 रुपीज का, फर्म बी से लिया 150 का, और फर्म सी से लिया 130 का, तो टोटल हो गया 360। और मेरे ऊपर टैक्स कितना लगा था फाइनल आउटपुट पर, जो मैंने प्रोडक्शन किया, 500 रुपए। 360 मैंने पहले दे दिए, 500 अब लग गया, कितना हो गया, 860। लेकिन 860 नहीं लगेगा भाई, आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, कि जो आउटपुट पर 500 टैक्स लगा और 360 जो आपने पीछे दिया, उसका जो डिफरेंस है 140, वो लगेगा। तो 140 टैक्स आपने पे कर दिया, हुआ ना फायदा, वरना उधर भी टैक्स दो, फिर इधर भी टैक्स दो, एक ही टैक्स। तो दिस इज कॉल्ड जीएसटी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को रखो, कोई भी डाउट और डेप्थ में भी जाना हो जाओ, लेकिन पूछो। मैंने अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन पूछो। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा। नए चैप्टर के साथ फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।